कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलते हैं, यही सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। और जब आप गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना चाहते हैं, फिर आप गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन या खबरें नहीं चला सकते। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, बुनियादी ढांचे की कमी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का नियंत्रण है। रिसोर्स, देखो भारत में मीडिया बहुत प्रॉफिटेबल व्यवसाय नहीं है, एक लेवल के बाद ही प्रॉफिट आने शुरू होते हैं। जो इनिशियल मनी लगती है, पैसा लगता है, वो पैसा इतना ज्यादा होता है कि मीडिया में प्रॉफिट कमाने के लिए आपको नैतिकता से समझौता करना पड़ता है, और इस रिसोर्सेज को पाने की कमी के कारण ही वो टीआरपी की दौड़ में शामिल हो जाता है, और टीआरपी की दौड़ में शामिल होकर अपने दायित्व से विमुख हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, और इसलिए दिक्कत होती है। और इंडियन मीडिया के पास भी रिसोर्सेज का अभाव है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अगले हिस्से में हम बात करें कि भारत में मीडिया का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, निगमीकरण। कॉर्पोरेट शब्द सुना है, तो कॉर्पोरेट से जुड़ा है, हो गया है का सीधा सीधा मतलब है कि वो कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथों में खेल रही। कॉर्पोरेट हाउस का सरकार के साथ चंदे धंधे का खेल होता है, याराना पूंजीवाद होता है। तो हर कॉर्पोरेट हाउस, ठीक है ना, अब मैं किसी हाउस विशेष का नाम लूं उसकी जरूरत नहीं है, अपने हितों को देखते हुए खबरों को पहुंचाता है, और ऐसी स्थिति को ही कहते हैं भारत में मीडिया का निगमीकरण हो गया है, यानी वो अभिजातियों के हाथों में खेल रहा है। ठीक, इसके बाद भारत में मीडिया कर्मी, इनकी स्थितियों को लेकर भी बहुत बात है। इनकी आर्थिक सुरक्षा और इनकी शारीरिक सुरक्षा दोनों पर चिंता है। बलियों से जुड़ी जब आप खबरें सुनते हैं तो आपने सुना होगा कि कोई मीडिया कर्मी सही रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसको बता दिया जाएगा कि देखो भाई, ट्रक कभी भी अपने रास्ते से भटक कर किसी पे भी चढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान से। और आर्थिक सुरक्षा का मामला यह है कि आपके न्यूज़पेपर का रिपोर्टर हो चाहे टीवी चैनल का रिपोर्टर, यदि अकस्मात मृत्यु हो जाए तो परिवार को खाने के लाले पड़ जाएंगे। नॉर्मली लेबर लॉज हैं, वो लेबर लॉज मीडिया के क्षेत्र में बहुत प्रभावी रूप से अप्लाई नहीं होते। मिनिमम वेजेस की बात हो, जीपीएफ पीपीएफ की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, तो उनकी आर्थिक सुरक्षा भी खतरे में है, उनकी जीवन की सुरक्षा भी खतरे में है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन इंसान है जो खोजी पत्रकारिता करेगा, सरकार से लड़ाई लेगा, व्यवस्था से लड़ाई लेगा, मीडिया के नैतिक सिद्धांतों को अपनाएगा? आखिरी में तो हर कोई इंसान है। इंडियन मीडिया में एक समस्या और दिखाई दे रही है जिसको कहा जाता है ब्रूटल कंपटीशन। एक दूसरे को किसी भी लेवल पर नीचा दिखाने की, खबर को पहले पाने की दौड़, खबर को गढ़ने की दौड़। और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में मीडिया चैनल्स एकजुट की जगह गुट में बट गए। कॉर्पोरेट गुट ऑफ मीडिया, गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ मीडिया, इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ मीडिया। सत्ता बदली तो इंडिपेंडेंट हो गया गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मीडिया, गवर्नमेंट हो गया इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ मीडिया, एक बना हुआ है कॉर्पोरेट ग्रुप ऑफ मीडिया। वो सरकार कोई भी बदले, वो कॉर्पोरेट के लिए काम करता है। लेकिन सरकारी मीडिया या सरकार के दबाव में मीडिया और निष्पक्ष मीडिया, ये सरकारें बदलने पे बदलता रहता है। अभी की सरकार में एनडीटीवी निष्पक्ष बनता है, जी न्यूज को सरकारी बता के, सरकार बदल जाएगी तो एनडीटीवी सरकारी हो जाएगा, जी न्यूज को निष्पक्ष। बात यह है कि कंपटीशन इतना है कि मीडिया एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, इसकी बजाय मीडिया कर्मी ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसीलिए भारत में पुरस्कार के मंच पर मीडिया चैनलों के एंकर एक दूसरे से खुले तौर पर लड़ते हुए नजर आए थे जब पुरस्कार बंट रहे। नाम आपको ही लगा। प्रतिस्पर्धा का संकट भी तो मीडिया की समस्या के तौर पर देखा जाए। मीडिया के साथ ये सारी समस्याएं हैं, तो ऐसे में मीडिया से ये उम्मीद करना कि वो तटस्थ होगी, वो निष्पक्ष होगी, वो जवाबदेह होगी, ये बहुत गलत है। आप इन सीमाओं में जब काम करेंगे तो आप कितनी ईमानदारी से काम करेंगे, सोच के देखिए। और आखिरी लाइन जो कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप। व्हेन यू एक्सपेक्ट मीडिया टू बी रियल, टू बी लॉयल, टू बी सेंसिटिव, तो एक बात समझिए, मीडिया वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। इस देश की जनता सत्यमेव जयते को अप्रिशिएट करती तो वो कभी बंद नहीं होता। भाई जब देश की जनता ही, मेरे को तो समझ नहीं है, जैसे किसी से भी पूछो आप कि भाई आप वो सास बहू वाला सीरियल देखते हो, तो आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोलेगा हाँ मैं देखता हूं। कौन देखता कौन है? मैं तो खोज रहा हूं कई सालों से कि कौन देखता है। हर व्यक्ति मीडिया की बुराई करने में लगा है। व्यक्ति कह रहा है मीडिया के विज्ञापन हो भोंडे होते हैं, मीडिया के सीरियल हो खराब होते हैं, तो इतनी टीआरपी कहां से आती है?
मीडिया किससे जुड़ी समस्या नहीं है। आप ये समझिए, समस्या ये है कि जनता हिपोक्रेट है, जो कंबल ओढ़कर घी खा रही है। कंबल ओढ़कर घी खा रही है मतलब मीडिया जो भी गंदगी परोस रहा है उसको धूमधाम से स्वीकार कर रही है और कंबल बाहर खोलकर बोल रही है हम तो नहीं देखते, ये तो एकदम गंदा है। यदि हम देखते ही नहीं तो मीडिया को टीआरपी मिलती ही नहीं, तो मीडिया ऐसी खबरें क्यों दिखाता। बारे में जितनी भी गंदी बातें हमने कही थी कि ये बिकाऊ हो गया, भड़काऊ हो गया, संवेदनाहीन हो गया, युद्ध उन्मादी हो गया, अंधविश्वासी हो गया, इन सब के पीछे जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि मीडिया वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। की बात है कि जिस समय हम मीडिया पर एक उंगली उठा रहे हैं उस समय 3 उंगलियां हमारी तरफ है। इसलिए मीडिया के कुचरित्र होने, दुष्चरित्र होने के लिए जितनी जिम्मेदार मीडिया है उससे ज्यादा जिम्मेदार इस देश के नागरिक स्वयं। तो यहां मीडिया आत्मबोध करे, ये तो जरूरी है। नागरिकों को भी आत्मबोध की जरूरत है कि यदि हम ये चीजें नहीं देखेंगे तो मीडिया उसे नहीं दिखाएगा, यदि हम सनसनी नहीं चाहेंगे तो मीडिया उसे नहीं फैलाएगा। विषय है और ये समझना चाहिए कि मीडिया का आदर्श भूमिका से विचलन इसलिए हुआ क्योंकि भारत में मीडिया से जुड़ी ये सारी समस्याएं नजर आती हैं, इसलिए भारत का मीडिया इन विकृत रूपों में नजर आता है। तो अब हम बात करें कि मीडिया को इस छवि से बाहर आने के लिए, इन कमियों से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए। अगले हिस्से में मीडिया के नियमन, स्वनियमन पर बात करेंगे कि भाई इन कमियों के साथ भी यदि मीडिया है तो उसे आदर्श भूमिका से तो जुड़ना पड़ेगा। तो मीडिया का नियमन या नियंत्रण कैसे हो सकता है। बनेगा मीडिया कंट्रोल। कंट्रोल 2 रूपों में हो सकता है, एक स्वनियमन और दूसरा नियमन, रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन। ये सेल्फ रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन। ठीक। अब पहले समझिए कि रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन का मामला क्यों आया। ये कहा गया कि यदि मीडिया को रेगुलेट किया जाता है तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है, आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है, क्योंकि मीडिया की मूल भावना ही है स्वतंत्र रहना, और यदि उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाएगा तो इसका सीधा मतलब है कि मीडिया अपनी भूमिका को आदर्श रूप से निभा नहीं पाएगी। और इसलिए मीडिया से जुड़े लोगों का ये मानना है कि मीडिया का नियमन डेमोक्रेसी के खिलाफ है, मीडिया का नियमन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, इसलिए मीडिया के नियमन को नहीं करना चाहिए। मीडिया खुद अपनी जिम्मेदारी समझने में सक्षम है और इसलिए मीडिया को स्वयं अपने नियमन की तरफ बढ़ना चाहिए। मीडिया अपने अंतर्गत ऐसे सिद्धांतों का विकास करे, ऐसी संस्थाओं का विकास करे, ठीक है, या फिर ऐसे नियमों और कानूनों को बनाए जिसके माध्यम से मीडिया की निगरानी हो सके। लंबे समय से ये विचार चला आ रहा है। हमारे पूर्व एक चीफ जस्टिस थे मार्कंडे काटजू, उन्होंने कहा था कि मीडिया सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर पा रहा है तो इसलिए उसको रेगुलेशन की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो मीडिया से जुड़ी संस्थाएं हैं उन सारी संस्थाओं का समय समय पर ये मानना रहा है कि इस बात की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी निगरानी करने में, नियंत्रण करने में, अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से रोकने में सक्षम है। और इसलिए मीडिया स्वनियमन के जो सिद्धांत हैं, वो आपने जो शब्द लिया था, जैसे मीडिया के आपने रूप लिए थे, तो बिकाऊ की जगह बिकाऊ नहीं होना चाहिए, संवेदनहीन की जगह संवेदनशील होना चाहिए। तो मीडिया स्वनियमन के सिद्धांतों में जो उनके नेगेटिव रूप हमने बोले थे उनका विलोम शब्द आएगा। मीडिया को सत्यनिष्ठा के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए। सत्यनिष्ठा के 2 आयाम हैं, गलत पैसा ना कमाना और अपना काम ईमानदारी से करना। मीडिया को नैतिकता के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए, मीडिया को संवेदनशीलता के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए, या फिर मीडिया को नियमित होना चाहिए, असंयम का, ठीक है ना। मीडिया को सत्यता के सिद्धांत से जुड़ना चाहिए, यानी उनसे जुड़ी खबरें सटीक होनी चाहिए, तब मीडिया काम करेगा। ठीक। मीडिया को सरलता के सिद्धांत से जुड़ना चाहिए, जनता तक आसानी से पहुंचे, चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करें। सिद्धांत बता रहा हूं, मीडिया स्वनियमन के सिद्धांत बताइए यदि आता है तो। मीडिया को निजता के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए, लोगों की राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। मीडिया को आधुनिकता के सिद्धांत से जुड़ना चाहिए, यानी रूढ़िवाद, अंधविश्वास, इन सब से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। जवाबदेहिता के सिद्धांत से जुड़ना चाहिए,
कि भाई तुम्हारी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां, फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ जनता के लिए नहीं है, आपके लिए भी हैं, आपको उनका पालन करना चाहिए। और मीडिया के अंदर जो गंदगी है वो भी बाहर आना चाहिए, इसलिए मीडिया को पारदर्शिता के सिद्धांत से जोड़ना चाहिए। बहुत है, कम पड़ जाए तो मैंने जितनी भी मीडिया के लिए बुरे शब्द बोले आप उसका उल्टा कर लीजिए कि मीडिया बिकाऊ नहीं होना चाहिए। और इन सब से ऊपर मीडिया को राष्ट्र सर्वोपरि इस सिद्धांत से जुड़कर काम करना चाहिए। पहले देश फिर समाज, नेशन फर्स्ट सोसाइटी फर्स्ट के सिद्धांत से जुड़कर काम करना चाहिए। यदि मीडिया इन सिद्धांतों को अपनाता है तो ध्यान से सुनिए, तो जरूरी है कि इन सिद्धांतों को लेकर एक कोड ऑफ कंडक्ट बने, आचार संहिता, नीति संहिता बने, कोड ऑफ एथिक्स बने, और इसका अनुपालन करना मीडिया की सभी संस्थाओं के लिए जरूरी हो। और यदि इनका उल्लंघन किया जाए तो प्रभावी दंड की व्यवस्था। इस दंड को सभी मीडिया चैनल्स या मीडिया हाउसेस स्वीकार करें, और इस दंड को देने के लिए एक सर्व स्वीकार्य संस्था हो। ठीक, लेकिन आपने हाल ही में सुना होगा कि एडिटर्स गिल्ड ने जब अर्णव गोस्वामी वाले मामले में संज्ञान नहीं लिया तो अर्णव गोस्वामी ने एडिटर गिल्ड से अपने आप को अलग कर लिया। उसका कहना है कि ये गिल्ड ही क्या हो गई, दोषी हो गई। तो भारत में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस संदर्भ में कार्यरत नजर आती हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, 1978 में बनी ये संस्था है। ही जोड़ूंगा कि प्रिंट मीडिया के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को तय करती है। यानी न्यूज़पेपर में कहते हैं ना, डर्टी न्यूज़ नहीं होना चाहिए, नेगेटिव न्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 ये प्रिंट मीडिया के पेशेवर मानकों को तय करने वाली संस्था है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को तय करने वाली संस्था है। ठीक, एडिटर्स गिल्ड की मैंने बात की थी, जहां पर ठीक है मीडिया कर्मियों के अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है। तो वी हैव सच इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशन स्वनियमन का काम कर सकते हैं, बशर्ते उन संस्थानों क्या कहेंगे आदेशों का मीडिया तंत्र पालन करे। पर दिक्कत क्या है कि स्वनियमन जैसे मामलों में जो कानून, नियम या सलाह होती है, उसको जब तक आपके फायदे की वो लोग मानते हैं, फायदे की ना हो तो लोग नकार देते हैं। व्यवहार में ये देखा गया कि मीडिया स्वनियमन का विचार भारत में मोर और लेस विफल हो गया। हालांकि यदि स्वनियमन होता तो इससे कई लाभ थे। ध्यान से समझिएगा, यदि ये रूल्स एंड रेगुलेशन में यदि मीडिया का स्वनियमन होता तो ऑफ एक्सप्रेशन बना रहता, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, क्या सेल्फ इवॉल्व होता। सेल्फ इवॉल्व मतलब अपने बल पर आगे बढ़ता, अपनी हैसियत पर आगे बढ़ता। ठीक, इससे मीडिया अकाउंटेबल है, उत्तरदायी है, जवाबदेह है, ये बात साबित होती कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं। और इससे लोगों के मन में मीडिया की छवि बेहतर होती कि भाई ये कम से कम एक संस्था तो है देश में जो अपनी जिम्मेदारी को खुद समझती है। और यदि स्वनियमन होता तो आपकी एडिटोरियल लिबर्टी बनी रहती, आप सरकार के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ जो लिखना चाहते हैं वो लिख पाते। तो मीडिया के स्वनियमन से ये फायदे हैं। अब स्वनियमन के फायदे नियमन के क्या हो जाएंगे, नुकसान। लेकिन जब स्वनियमन विफल हो गया तो सरकार ने कहा नहीं भाई तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकते, अब हमको मीडिया को लगाम में रखना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया के बेलगाम होने से कई नुकसान हो रहे हैं। और तब सरकार ने नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए और संस्थागत दोनों स्तर पर प्रयास किए। कानूनी प्रयासों के अंतर्गत आपने देखा केबल टीवी नेटवर्क रूल्स 1994 को लाया गया। फिर केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 को लाया गया। पहले केबल टीवी नेटवर्क रूल्स थे, फिर केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट को लाया गया, जिसको बाद में संशोधन किया गया, और इसके द्वारा टीवी में प्रसारित कार्यक्रमों को सरकार की निगरानी या सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। एक्ट की धारा, ये जो रेगुलेशन एक्ट है 19 के तहत
सरकार यदि चाहे तो किसी भी ऐसे प्रसारण को जो युक्त निर्बंधनों के अधीन हो, यानी देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सुरक्षा, युक्त निर्बंधन बोलते हैं ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस से जुड़ा हो, सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हो, तो सोशल हार्मनी को जो खराब करता हो, ऐसे प्रसारण को रोकने का अधिकार है। आप ये समझिए कि सरकार के पास कानूनों के साथ, ठीक, ये सरकार के पास अधिकार है कि वो टीवी चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं, टीवी चैनलों में दिखाए जा रहे कार्यक्रमों, विज्ञापनों के खिलाफ प्रतिबंधक आदेश जारी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स बोलते हैं इनको, या फिर वो चाहें तो किसी चैनल को उसको प्रसारण को बंद भी करवा सकते हैं। तो कारण बताओ नोटिस भेजना, प्रतिबंधक आदेश भेजना या प्रसारण बंद करवा देना, ये सारे अधिकार सरकार के पास हैं। और ऐसा नहीं कि पिछले 6 सालों में ही ये चीजें, लेकिन पिछले 6 सालों में 2016 का पठानकोट मामला बहुत हाईलाइट हुआ था, जब पहली बार सरकार ने, ठीक, अनुशासनात्मक कार्यवाही किसी टीवी चैनल को ऑन एयर जाने से रोका था, जिसके खिलाफ एडिटर गिल्ड्स, संपादकों का संघ एक साथ आ गया था और उन्होंने कहा था कि पठानकोट घटना का प्रसारण सभी टीवी चैनलों ने किया है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय की अंतर मंत्रालयी समिति ने एनडीटीवी को बंद करने का आदेश क्यों जारी किया? यदि उन्हें करना ही था तो सभी चैनलों को एक नजर से देखते। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि यूपीए 1 के कार्यकाल में 2005 से 2013 के बीच भी लगभग 20 चैनलों को बंद करवाया गया था, और 2015 के बाद ये संख्या 20 से बढ़कर लगभग 30 हो चुकी है। तो ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं आया है, ठीक। हमारे राजा पहले भी अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनते थे, अभी भी अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं कानूनी, यदि नियमन होगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, मीडिया सेल्फ इवॉल्व नहीं, डोमिनेटेड नजर आएगा, मीडिया जवाबदेह नहीं दिखेगा, मीडिया की छवि गोदी मीडिया की हो जाएगी, संपादकीय स्वतंत्रता लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार की मजबूरी है कि अब मीडिया के माध्यम से सुरक्षा चुनौतियां इतनी गंभीर हो रही हैं कि निगरानी करनी पड़ेगी। कानूनी प्रयासों के अलावा सरकार ने संस्थागत प्रयास करते हुए कुछ संस्थाओं को रखा है, और ये संस्थाएं अलग अलग लेवल पर काम करती हैं। जैसे हम बात करें, ठीक, संस्था का नाम है बीसीसीसी। बीसीसीसी नाम की जो संस्था है, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एक संस्था, और इसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। मैं फिर से कह रहा हूं, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। तो यदि ब्रॉडकास्ट होने वाले कंटेंट के खिलाफ कोई शिकायत है, उस शिकायत को सुनने के लिए बीसीसीसी नाम की संस्था है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट कमीशन, ठीक है। इसी प्रकार ईएमएमसी नाम की संस्था है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर टीवी चैनलों, न्यूज चैनलों में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों को 24/7 रिकॉर्ड करता है, और फिर ये जांच करता है कि उस पर दिखाई जाने वाली कोई खबर कहीं ऐसी तो नहीं है जिससे समाज को कोई चिंता हो, समाज को कोई नुकसान, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बताइए स्वनियमन के लिए कौन सी संस्थाएं हैं और नियमन के लिए कौन सी संस्थाएं। तो स्वनियमन के लिए संस्थाओं के नाम पर हमने बताया था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, 1978 वाली। संपादकीय गिल्ड है, एडिटर्स गिल्ड बोलते हैं इसको, ये एक संस्था है, ठीक है। एक संस्था और है जिसका नाम है एनबीएसए, ये भी स्वतंत्र संस्था है, ये भी खुद इनकी संस्था है। एनबीएसए का फुल फॉर्म है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी ब्रॉडकास्ट, जैसे प्रेस काउंसिल स्टैंडर्ड तय करता है न्यूज़पेपर के, ये किसके स्टैंडर्ड तय करेगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी नाम की जो संस्था है, ये एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन ने इसका गठन किया है। आप सिर्फ याद रखिए, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ये ब्रॉडकास्ट होने वाले कंटेंट्स के मानकों को तय करती है, लेकिन ये स्वतंत्र है, सरकार से अलग है। सरकार के पास हमने कहा संस्था है, ठीक, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, और इसके अलावा आपको याद रखना है आईटी मिनिस्ट्री में, सूचना प्रसारण मंत्रालय में एक विजिलेंस, इस विजिलेंस इकाई का काम है प्रसार भारती की निगरानी करना। प्रसार भारती भारत की वो संस्था है जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण पर निगरानी रखती है, यानी सरकारी प्रसारण पर निगरानी रखने के लिए भी सरकार के पास एक संस्था है जिसका नाम है विजिलेंस यूनिट। इसके अलावा 2007 में सरकार ने प्रसारण सेवा विनियमन कानून लाने की बात की थी, विधेयक पेश हुआ था। याद रखिएगा, ये विधेयक मोदी जी ने पेश नहीं किया है, इसलिए मनमोहन सिंह सरकार का था। ड्राफ्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन,
इसके बाद सरकार के पास ये नियंत्रण आ जाता कि देश में कोई भी खबर, कोई भी चीज सरकार की निगरानी से गुजरे बिना पेश नहीं हो पाती। लेकिन इस समय उसका विपक्ष ने विरोध किया होगा, जैसे अभी कांग्रेस विरोध करती है, उस समय बीजेपी ने विरोध किया था। तो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन एक्ट 2007 का ड्राफ्ट था, हालांकि ड्राफ्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सका, लेकिन सरकार लगातार निगरानी का प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया निगरानी के अंतर्गत आपने सुना होगा कि सोशल साइट, मीडिया साइट्स जो हैं, उन साइट्स की निगरानी का अधिकार, कुछ साइट्स की निगरानी का अधिकार हमारे आईटी मिनिस्ट्री को दिया गया है, जिसका विरोध चल रहा है। तो ये हमारे पास नियमन के लिए संस्थाएं हैं, नियमन के लिए कानून बनाने की भी बात है, ठीक। इसी नियमन का एक अलग से हिस्सा सोशल मीडिया रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। यानी इसी नियमन को हम एक लेवल आगे ले जाएं तो सोशल मीडिया रेगुलेशन, मीडिया के आगे सोशल मीडिया रेगुलेशन होता है। और सोशल मीडिया रेगुलेशन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारी गंदगी निकल रही है। सोशल मीडिया रेगुलेशन के अलग अलग हिस्से हैं। यहाँ हेट स्पीच है, यहाँ डेटा लीक है, न्यूज है, मीडिया के मिसयूज के कई तरीके हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं या देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरकार ने इन सारी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए इन्हें नियंत्रित करने की बात की है। हेट स्पीच रोकने के लिए विश्वनाथन समिति का गठन किया गया है और इसकी सिफारिशें हमारे सामने हैं। डेटा लीक का संज्ञान लेते हुए सरकार ने श्री कृष्णा पैनल की सिफारिशों को लिया है और फेक न्यूज़ फैलाने से रोका जा सके, इसके लिए सरकार ने फिल्टरिंग की रणनीति अपनाई है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबको कहा गया है कि आप एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, आप चीज़ों को चैनल मतलब ओपन प्लेटफॉर्म में जाने से पहले उनकी निगरानी करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही है जो देश की हार्मनी को बिगाड़ती है। सो वी हैव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी के लिए भी हमारे पास तरीके हैं जिसकी तरफ सरकार आगे बढ़ रही है और ये भी मीडिया कंट्रोल का हिस्सा हो सकता है। हालांकि यदि ये कंट्रोल होगा तो फिर वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला संकट में पड़ेगा, जिस पर आपको चिंता करनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, यदि कोई प्यार से नहीं मानता तो उसे थप्पड़ मारकर मनाने की बात तो सदैव की जाती है। इसके आगे यहाँ विश्वनाथन कमेटी की सिफारिशें कौन सी थी, श्री कृष्णा पैनल की सिफारिशें कौन सी थी डेटा लीक रोकने के लिए, इन पर अलग से चर्चा की जा सकती है, बात की जा सकती है। तो श्री कृष्णा पैनल कंटेम्प्रेरी में एक प्रश्न बन सकता है कि श्री कृष्णा पैनल ने डेटा लीक को रोकने के लिए क्या प्रयास किए, वो कंटेम्प्रेरी का मुद्दा है। या फिर विश्वनाथन कमेटी के अंतर्गत हेट स्पीच को रोकने की बात क्या हो सकती है। मैंने मॉब लिंचिंग वाला एक हिस्सा आपको पढ़ाया था, जहाँ बताया था कि भीड़ द्वारा हत्या सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत फैल रही है, तो भीड़ द्वारा हत्या को रोकने के लिए कौन सी कोशिशें की जानी चाहिए। ये जानकारियाँ आपके नोट्स में विस्तार से दी गई हैं। डेटा निगरानी पर बहुत सारा कंटेंट दिया गया है, निजता की रक्षा से जुड़ा, और इसके अलावा हेट स्पीच रोकने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। विश्वनाथन पैनल की सिफारिशों के अंतर्गत आईपीसी की धारा 153C और 505A के तहत किस तरीके से केस दर्ज किया जा सकता है, वो सारी जानकारियां आप देख सकते हैं। रही बात फेक न्यूज़ की, तो फेक न्यूज़ रोकने के लिए हमने बताया था, फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए हमने एक FACT फैक्ट चेक मॉड्यूल बनाया और फैक्ट चेक मॉड्यूल के अंतर्गत ये देखा जाएगा कि मतलब फैक्ट चेक मॉड्यूल को FACT सिद्धांत पर ही काम करता है। इस पर मैं आपको बात बताता हूँ। फेक न्यूज़ के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकार ने एक फैक्ट चेक मॉड्यूल बनाया है। इस मॉड्यूल के 4 सिद्धांत हैं, ठीक है। F का मतलब है फाइंड, कि खोजो भाई क्या गलत हो रहा है। ए का मतलब है एक्सेस, F का मतलब है फाइंड, ठीक। एक्सेस नहीं, सॉरी, असेस। असेस का मतलब अनुमान लगाओ कि यदि ये खबर गई तो कितनी नुकसानदायक हो सकती है, ठीक। C का मतलब है क्रिएट और T का मतलब है टारगेट। तो फाइंड, असेस, फिर क्रिएट, फिर टारगेट। ये 24/7 काम करने वाला मॉड्यूल है जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही या पहुंचाई जा रही खबरों की लगातार निगरानी करेगा और वो खबरें जिनको असेस करने के बाद उसको लगेगा कि ये समाज में नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें टारगेट करेगा, उन्हें काउंटर करने की, उसे प्रतिसंतुलित करने की कोशिश करेगा, ताकि फर्जी खबरों को रोकने का एक मैकेनिज्म बन सके। इसके अलावा आईपीसी की धारा 153 ये फेक न्यूज़ के खिलाफ है। आईपीसी की धारा 153 और 295 के अंतर्गत फेक न्यूज़ फैलाने के खिलाफ आप पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस आपके खिलाफ दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप जैसी संस्थाओं को ये निर्देशित किया गया है कि आप अपनी खबरों को भेजने से पहले इस बात के बारे में पर्याप्त ध्यान रखें कि इन खबरों से समाज के सौहार्द में कोई नुकसान ना हो, वरना भविष्य में आपके ऑपरेशन इस देश में कैसे होंगे, इस पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। ये संदेश भी अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि भारत जैसा देश जो थोड़े दिन में सबसे ज़्यादा नेटिजन्स वाला देश होगा, यदि इसी देश में इन संस्थाओं का कामकाज बंद हो जाएगा तो इनके व्यावसायिक हितों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए इन संस्थाओं ने एक इंटरनल फिल्टरिंग की बात को अब मोर और लेस अपना लिया है, ये आप बता सकते हैं। तो यही भारत में मीडिया, सोशल मीडिया निगरानी और नियंत्रण के प्रयासों के संदर्भ में बात है जो बताई जा सकती है। तो अब यदि इन सारे प्रयासों को आप एकत्रित कर लें, ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले नुकसानों को रोकने के लिए काम कर रही है, ठीक। एक नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी लाने पर भी विचार चल रहा है। एक बड़ी नीति बनाई जाएगी जो सोशल मीडिया की निगरानी के लिए होगी, लेकिन अभी ये विचार में है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। हालांकि आपके नोट्स के आखिरी हिस्से में नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी पर मैंने
जो कंटेंट अवेलेबल है उस पर बात की थी। लेकिन यदि आपको लिखना हो तो मैंने जो बताया है कि भाई सोशल मीडिया पॉलिसी के अंतर्गत इन मुद्दों को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वही प्रयास आइडियल सोशल मीडिया पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे। तो अब आप इस टॉपिक को, जिसको हम सूचना संचार तकनीक से जुड़ा था, फिर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सुरक्षा चिंताएं कौन सी हो सकती हैं, इसको आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। अब हम अगली क्लास में बचे हुए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा शामिल है, जिसमें आपका ऑर्गेनाइज क्राइम का मुद्दा शामिल है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के बारे में कुछ विवरण है, तो उन पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।